वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज से आपके ईवीएस यूपी टेट की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और ये जो क्लासेस हैं ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगी। तो आज के इस क्लास में हम लोग सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ईवीएस पोर्शन में। ईवीएस का पोर्शन 30 मार्क्स का होता है, जैसा कि सभी पोर्शन होते हैं 30 क्वेश्चंस होते हैं। 30 मार्क्स का पोर्शन होता है, एक एक नंबर के एक एक क्वेश्चन होते हैं। चलिए देखते हैं। तो आपके सिलेबस में यानी कि ईवीएस पोर्शन में विज्ञान से, इतिहास से, भूगोल से, नागरिक शास्त्र से और पर्यावरण से, इन सभी विषयों से आपके ईवीएस में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो टॉपिक दिया है आपके सिलेबस में वो है परिवार चैप्टर। सेकंड है भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। थर्ड है आपका आवास। फोर्थ है आपका पेड़ पौधे एवं जंतु। फिफ्थ है आपका हमारा परिवेश। सिक्स्थ है आपका मेला। सेवन्थ है आपका स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय। एट्थ है आपका जल। नाइन्थ है आपका यातायात एवं संचार। टेंथ है आपका खेल एवं खेल भावना। 11th है आपका भारत की जितनी नदियां हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, वन है, यातायात है, महाद्वीप है और महासागर है। ये सभी आपको कवर करना है। आपका जो ईवीएस का सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड है। 12th आपका है हमारा प्रदेश, नदियाँ यानी हमारे प्रदेश की जितनी नदियाँ होती हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, वन है, यातायात, ये भी आपको पढ़ना है। 13 आपका देखिए पॉइंट क्या दिया है, हमारा जो संविधान है उसको जानना है। 14 है शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था के अंदर आपको ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, इस तरह से जितने भी टॉपिक दिए हैं उस सबको पढ़ना है। 15 देखिए आपको जो पॉइंट दिया है पर्यावरण। पर्यावरण की क्या आवश्यकता है, महत्व, उसकी उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक जो दायित्व हैं, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित जो योजनाएं हैं, इनको भी पढ़ना है। तो ये कुछ आपके टॉपिक्स दिए हैं आपके ईवीएस के पोर्शन में, ईवीएस के सिलेबस में, यूपी टेट के। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपकी क्लासेस चलेंगी। तो आज हम लोग सिलेबस में जो दिया है, सबसे पहला आपका चैप्टर यानी सबसे पहला जो टॉपिक दिया है वो है परिवार। तो आज के इस क्लास में हम लोग परिवार से ही स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो सबसे पहला चैप्टर है परिवार, उससे ही आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी आपकी पेडागोजी से पोर्शन आते हैं, उसको हम लोग जब ये टॉपिक कवर कर लेंगे एंड में उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, परिवार को समझते हैं। ओके, देखिए परिवार क्या होता है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या होता है कि परिवार कहाँ होता है। ये क्वेश्चन उठता है कि परिवार होता कहाँ है। तो परिवार आपका समाज में होता है। समाज क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो समाज दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह जो परस्पर अंतर क्रिया करते हों वो क्या कहलाता है, वो समाज कहलाता है। और परिवार आपका समाज में होता है। परिवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के फैमुलस से बना है, जिसका संकुचित अर्थ क्या होता है, नौकर होता है। तो हम लोगों ने जाना परिवार यानी कि परिवार का जो संकुचित अर्थ है वो नौकर है। व्यापक अर्थ को देखिए, व्यापक अर्थ क्या है, समाज की एक प्राथमिक इकाई है। हम लोगों ने देखा कि जो परिवार होता है वो समाज में होता है। तो समाज की क्या है, समाज की एक प्राथमिक इकाई क्या है, परिवार है, जिसमें आपके जो पेरेंट्स हैं वो आते हैं, साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो वो भी आएंगे। और जितने भी अन्य सदस्य होते हैं, दादा हैं, दादी हैं, चाचा चाची हैं, बुआ हैं, ये सभी परिवार में ही आएंगी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सामान्य अर्थ क्या होता है। पारिवारिक, देखिए यहाँ पे लिखा है परिवार विवाहित व्यक्तियों जैसे कि माता पिता एवं बच्चों का परंपरागत समूह होता है जो रक्त संबंधी होते हैं, जैसे कि भाई बहन, चाचा चाची, बुआ मौसा, नाना नानी आदि। ओके, एक लाइन में अगर आप समझना चाहते हैं परिवार को तो सामाजिक संस्था है परिवार। समाज में होता है परिवार तो सामाजिक संस्था है, यानी कि आप परिवार को एक तरह का सामाजिक संस्था कह सकते हैं। यानी कि संस्था से अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके जो दादा होंगे उनके मुताबिक आपके पापा ने काम किया होगा, पापा के मुताबिक बच्चे काम करते हैं, फिर उनके बच्चे। तो इस तरह से पूरी संस्था कह सकते हैं परिवार को, जिसमें बालक जन्म लेता है, उसका विकास होता है और उसका अंत भी किस में होता है, परिवार में होता है। आगे देखिए पॉइंट क्या है,
प्रथम पाठशाला परिवार को कहा जाता है, यानी कि जो प्रथम स्कूल है वो परिवार होता है। बालक का समाजीकरण, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बालक का समाजीकरण उसके परिवार से प्रारंभ होता है। समाजीकरण क्या होता है, यानी कि बच्चे को जो नियम है, जो हमारे समाज में रहने का तरीका है, जो एक मैनर्स होते हैं, ये जो सिखाया जाता है, यही आपका क्या है, समाजीकरण होता है। यानी कि बच्चा अगर बचपने में कुछ गलती कर रहा है तो उसको टोक करके सिखाते हैं, तो वो कौन सिखाते हैं, उनके जो परिवार के मेंबर होते हैं वही उसे सिखाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लाइन क्या लिखी है कि बालक का जो समाजीकरण है वो उसके परिवार से प्रारंभ होता है। शुरुआत कहाँ से हो जाती है, परिवार से होती है। प्रथम टीचर अगर बात करें कि प्रथम शिक्षिका या शिक्षक कौन होती है, तो उसकी माँ होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि परिवार के कितने प्रकार होते हैं। परिवार के 3 प्रकार होते हैं, 3 तरह के परिवार आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्या है, संयुक्त परिवार, दूसरा क्या है, मिश्रित परिवार, और तीसरा क्या है, एकल परिवार। एकल परिवार को न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। ऐसे परिवार जो जिनमें केवल एक फैमिली रहती है वो एकल परिवार कहलाते हैं, जैसे कि माता पिता और उनके बच्चे। मिश्रित परिवार वो परिवार जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा परिवार समाहित होते हैं, वो आपके मिश्रित परिवार कहलाते हैं। संयुक्त परिवार में दादा दादी चाचा चाची जो सब मिल के रहते हैं वो आपकी जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार कहलाते हैं। इसमें आपकी बुआ, चाचा चाची, दादा दादी, ये सभी लोग आ जाएंगे जॉइंट फैमिली में। अब हम लोग देखेंगे परिवार के क्या काम क्या होते हैं, कार्य इसको समझेंगे, परिवार के कार्य को। पहला देखिए क्या है, शैक्षणिक कार्य, दूसरा क्या है, मनोरंजनात्मक कार्य, थर्ड क्या है, आर्थिक व्यवस्था। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आर्थिक व्यवस्था मतलब जो भी परिवार की ज़रूरत होती हैं, खाना है, पानी है, दाल चावल आटा, तो ये आर्थिक जितनी भी व्यवस्था होती है उनका यानी कि वो व्यवस्था करना, यानी कि उसका अरेंजमेंट करना ही क्या है, परिवार का काम होता है। शैक्षणिक कार्य यानी कि बच्चा शिक्षित हो सके, ये भी परिवार का ही काम होता है। यानी कि अगर जिन भी परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है और इनको जो हमारे संविधान में जो प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए, अगर उनको इसकी जानकारी नहीं होगी तो वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे अगर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो परिवार का ये काम होता है कि अपने बच्चे को शिक्षा दे सकें, तो उनको ये जो प्रावधान है उसकी जानकारी उनको होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को शिक्षित कर सकें। इसीलिए यहाँ पे लिखा है शैक्षणिक कार्य। ठीक है, फोर्थ देखिए पॉइंट क्या है, बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 को की गई थी। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं जो बच्चों से काम कराया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को होटलों में करवाया जाता है काम, बर्तन मंजवाए जाते हैं, तो इन सब से बच्चों को मुक्त किया जा सके, तो इसके लिए 26 सितंबर 1994 को बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई। अगला देखिए पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है आपका 5th, कम उम्र में ही लड़कियों की शादी जिसका संबंध शारदा एक्ट से जिसमें बालिकाओं की शादी 14 वर्ष एवं बालकों की शादी 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तो शारदा एक्ट का संबंध किससे है, बाल विवाह से है, जिसमें क्या हुआ था, बालिकाओं की जो उम्र तय की गई थी शादी के लिए वो 14 वर्ष की गई थी और बालकों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। लेकिन आज क्या है, आज के दौर में शादी की जो उम्र है वो कितनी तय की गई है, लड़कियों की कम से कम 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे परिवार चैप्टर से रिलेटेड कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एकल परिवार से तात्पर्य है, एकल परिवार से यानी कि जिन्हें न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं इंग्लिश में, जिसमें केवल एक परिवार रहता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, वर्ष 1950 के बाद वाला परिवार क्या एकल परिवार कहलाता है, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड देखिए क्या है, परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे, क्या इस तरह के परिवार एकल परिवार होते हैं। या फिर ऑप्शन सी है संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता और दादा दादी, तो इस तरह के परिवार तो आपकी जॉइंट फैमिली होती है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या है, केवल पति पत्नी, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि एकल परिवार वही होता है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हों। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी सही होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग न्यूनतम आयु क्या है।
तो विवाह योग न्यूनतम आयु क्या है, लड़की की 21 वर्ष है और लड़कियों की कितनी है, 18 वर्ष है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन 1 दिया है वो सही दिया है कि 21 वर्ष और 18 वर्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्राथमिक समाजीकरण है। प्राथमिक समाजीकरण क्या है, पहला क्या है, शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना, या फिर सेकंड है किशोरावस्था में समाज से सीखना, या फिर थर्ड है आपका प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, या फिर डी ऑप्शन है शिक्षकों का अनुसरण करना। तो प्राथमिक जो समाजीकरण होता है उसकी शुरुआत ही परिवार से होती है, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन 1 दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, परिवार और मित्रों से सीखना। या अगर आपके क्वेश्चन में दोनों ही ऑप्शन आ जाएं, परिवार अलग आए और मित्रों अलग आए, तो आप परिवार पे लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों ही दिया है तो ये दोनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये कथन है। यानी कि एक स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो बॉय होते हैं वो गर्ल्स से ज़्यादा ही होशियार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट पूर्णतः सही है, जो कि ऑप्शन 1 दिया है सही है, या फिर बी है सही हो सकता है, या फिर थर्ड है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, यानी कि कुछ पहलुओं के लिए तो सही है, या फिर डी है लैंगिक पूर्व आग्रह का प्रदर्शित करती है, जो कि बिल्कुल सही है। ये एक तरह का भेदभाव है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है कि लैंगिक पूर्व आग्रह को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। तो शारदा एक्ट का संबंध, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, बाल विवाह से है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया करा है कि समाजीकरण की शुरुआती परिवार से होती है, तो पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होगा, उसके परिवार से प्राप्त होगा, सिंपल। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो ए दिया है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका विद्यालय आएगा, तो यहाँ पे पहला पूछा था इसलिए यहाँ पे परिवार होगा। ठीक है। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो ऑप्शन सी और डी है ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 के ही ऑप्शन है। ठीक है। ए आपका परिवार दिया था, बी आपका विद्यालय दिया था, तीसरा आपका सांस्कृतिक केंद्र दिया था और चौथा आपका धार्मिक केंद्र था। सही इसका आंसर पहला ही है, परिवार, जो कि हम लोगों ने अभी किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। समाज में जो बुराइयां हैं उस कौन कौन सी हैं, बस आप ये बताइए। पहला देखिए क्या है, बाल श्रम। तो बाल विवाह, बाल श्रम तो आपका ऑप्शन सी दिया है। तो पहला जो ऑप्शन है बाल विवाह, ये भी एक तरह की बुराई है समाज की। दहेज भी बुराई है, और बाल श्रम यानी कि बच्चों से जो काम कराया जाता है वो भी बुराई है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी दिया है ये सभी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स परिवार के नहीं है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। नहीं देखिएगा गौर से, कभी कभी नहीं देखते ही नहीं है। पहला देखिए क्या है, कम से कम 2 भिन्न लिंगों वाले वयस्क साथ रहते हो, या फिर बी है प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, या फिर ऑप्शन सी है वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, या फिर डी है सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है आपका, और ऑप्शन डी भी सही है। यहाँ पे जो ऑप्शन बी कह रहे हैं ये विशेषता नहीं होती है परिवार की, कि प्रत्येक जो भी सदस्य हैं जो कमा रहे हैं, अलग अलग कमा रहे हैं, उनकी जमा की जाती है, तो ये नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं था इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही हुआ है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 11, किसी परिवार को दर्शाया जाता है। यानी कि किसी भी परिवार को आप किससे दर्शा सकते हैं, किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला क्या है, पारिवारिक वृक्ष से, यानी कि एक पेड़ से, या फिर पेड़ के, यानी कि जिस तरह पेड़ में ब्रांचेस होती हैं क्या उसी तरह से परिवार को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर बी है पारिवारिक सदस्यों से, यानी कि जो उनके मेंबर्स होते हैं क्या उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आपका सी है पारिवारिक पाई चार्ट से, या फिर ऑप्शन डी है किसी से भी नहीं। तो देखिए परिवार को आप पहला जो ऑप्शन दिया है वो करेक्ट है, पारिवारिक वृक्ष से। कैसे, देखिए माता पिता होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, इस तरह से क्या होता है पूरा एक वृक्ष तैयार हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा कि पारिवारिक वृक्ष से परिवार को दर्शाया जा सकता है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है,
ऐसा नहीं होता है, तो ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन बी देखिए क्या है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। ये भी ऑप्शन गलत है कि जो अकेली फैमिली होती है, नहीं एक फैमिली जिसमें होती है, जिनके माता पिता और बच्चे जिसमें रहते हैं, क्या उसमें बच्चों से काम कराना ये सामान्य बात है। या फिर ऑप्शन सी है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराई है। ये बिल्कुल सही है कि दहेज भी एक तरह की बुराई है और बच्चों से काम कराना, इनके बाल श्रम भी सामाजिक ही बुराई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, यानी कि आज के क्लास में इतना ही। परिवार चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, यानी कि जो टॉपिक 1 आपके सिलेबस में दिया था वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। और जो भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी ईवीएस पढ़ना चाहते हैं, वहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।